वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए जी कुछ और बातें जानते हैं। एक रिपोर्ट आई है लीड्स रिपोर्ट 2021। इसी मंथ ये रिलीज़ की गई है। अगर इसकी फुल फॉर्म देखें आप तो है लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, यानी अलग अलग स्टेट्स के अंदर लॉजिस्टिक कितने अच्छे तरीके से मैनेज हो रहे हैं वो देखना। अब पहली बात, ये लॉजिस्टिक्स होता क्या है। देखिए, लॉजिस्टिक्स में कई चीज़ें आती हैं। एक तो ट्रांसपोर्ट आएगा आपका, एक स्टोरेज आएगा। इसको एग्जांपल से समझे, जैसे कोई सामान अगर हरियाणा में बन रहा है और अगर वो विदेश में भेजना है तो आप पहले उस सामान को पैक करेंगे हरियाणा में, फिर कहीं वो बाय रोड गुजरात तक जाएगा, फिर गुजरात में बंदरगाह होते हैं, पोर्ट होते हैं, और वहाँ पर वो शिप के अंदर रखा जाएगा और फिर बाद में वो विदेश जाएगा। हो सकता है हरियाणा से जब गुजरात में सामान गया तो बाय रेल गया हो, तो रेल से जा सकता है या फिर बाय रोड जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर एक मटेरियल हमारे देश में हरियाणा राज्य से अगर बाहर किसी देश में जा रहा है तो कई सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आएंगे बीच में। जैसे रोड भी हो सकता है, रेलवे भी हो सकता है, फिर यहाँ पर पोर्ट भी हो सकता है, फिर वो आगे जाएगा सामान। तो बीच में ऐसा भी हो सकता है यहाँ से आप सामान ले गए और गुजरात में जाकर बंदरगाह पर वहाँ पर स्टोरेज में रख दिया, उसको कोल्ड स्टोरेज में, जिससे वो ख़राब ना हो जाए। एग्जाम्पल, अगर हरियाणा से कोई ऐसी चीज़ गई जो जल्दी से ख़राब हो जाए, कोई सब्जी पैक होके गई है, तो उस सब्जी को रखना पड़ेगा एक जगह कोल्ड स्टोरेज में, वेयर हाउसेज कह देते हैं उनको। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, रेल, रोड एंड योर शिप, ये जो ट्रांसपोर्ट का मीडियम हो गया प्लस स्टोरेज हो गया, इसको ही हम कहते हैं लॉजिस्टिक्स। तो ये रिपोर्ट दिखाना चाह रही है कि कौन सी स्टेट्स ऐसी है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है लॉजिस्टिक्स के सेक्टर में, यानी जहाँ पर आपकी कोल्ड स्टोरेज अच्छी है, जहाँ पर आपकी रोड अच्छी है, रेलवे अच्छी है, वो चीज़ें देख रही है ये रिपोर्ट। तो इसी का नाम है लीड्स रिपोर्ट 2021। देखिए 2018 में ये शुरू करी गई, यानी पहली बार 2018 में ये रिपोर्ट आई थी, फिर हर साल आती है, और ये जो इसकी एडिशन है इस बार थर्ड टाइम आई है। और देखा जाए इसमें बेस्ट परफॉर्मर जो स्टेट है वो है पहली तो गुजरात, जो अभी अभी मैंने बताया आपको कि गुजरात एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर आप अगर कोई सामान बाहर भेजना चाह रहे हो तो जल्दी से वहाँ पर पैकेजिंग हो जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी, स्टोरेज हो जाएगी, और वहाँ पर बिल्कुल कंफर्टेबली सब कुछ हो जाएगा। तो इसलिए बेस्ट परफॉर्मर कौन है? गुजरात। लगातार तीसरी बार गुजरात का नंबर आया, फिर हमारा हरियाणा और फिर पंजाब। तो इस तरीके से ये है बेस्ट परफॉर्मर स्टेट ऑफ लीड्स रिपोर्ट 2021। एक क्वेश्चन आ सकता है कि इसको कौन रिलीज करता है, तो इसको करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के मिनिस्टर कौन है। कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन है हमारा कॉमर्स मिनिस्टर। ठीक है, तो ये बात होगी। लॉजिस्टिक्स आप समझ गए क्या चीज़ है, सारा कुछ ट्रांसपोर्ट वगैरह। अब इंडिया इस टाइम बहुत ज़्यादा खर्चा करता है लॉजिस्टिक्स पे। अगर जीडीपी होता है एक देश में, एक साल के अंदर कितनी कमाई हुई, लगभग आप मोटे तौर पे समझो तो कितने सामान बेचे गए, उनकी वैल्यू रुपीज़ के अंदर वो जीडीपी होएगी। ठीक है, तो लगभग जितना एक देश पूरे साल में सामान बेच के पैसा इकट्ठा करता है, उसमें से लगभग 13% तो हम इसी चीज़ पे खर्च कर देते हैं कि किसी सामान को कहीं पे भेजना है, स्टोर करना है और आगे फिर शिपमेंट करना है। यानी इस पे लॉजिस्टिक्स पे लगभग भारत में 13% ऑफ जीडीपी खर्चा आता है। भारत सरकार चाहती है कि ये जीडीपी का जो परसेंटेज है ये घट जाए, यानी हमारा लॉजिस्टिक्स पे कम खर्चा हो, लगभग 8% का खर्चा हो, ये टारगेट है भारत सरकार का। ठीक है भाई, तो मैं बताता हूँ ये लॉजिस्टिक्स का खर्चा कैसे कम हो सकता है। अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा पीएम गति शक्ति, एक स्कीम चलाई है भारत सरकार ने। वो क्या है कि इसमें 16 मिनिस्ट्रीज को एक साथ कर दिया गया है। अब वो कैसे, देखिए, अगर सामान यहाँ से जा रहा था रेल से, रोड से, तो रेलवे मिनिस्ट्री अलग होती है, रोड मिनिस्ट्री अलग होती है, फिर यहाँ पर शिपमेंट मिनिस्ट्री अलग होती है। ठीक है, बाई चांस एरोप्लेन से भी जा रहा हो तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री होती है, वो अलग होती है। तो अगर बाई चांस कोई सामान पहले रोड से जा रहा हो, फिर थोड़े डिस्टेंस के बाद रेलवे से जा रहा हो, फिर उसको हवाई जहाज में रख के आगे उड़ाना हो, तो इन तीनों मिनिस्ट्रीज़ को आपस में कोऑर्डिनेशन रखना चाहिए कि भाई सामान यहाँ तक पहुँच चुका है, अब आप यहाँ से कलेक्ट करके आगे पहुँचा सकते हो, अब ये कर सकते हो, यानी इनका आपस में कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए ही कि सारे मिनिस्ट्रीज़ को पता हो कि कौन सी मिनिस्ट्री ने
इस वाले रूट पे क्या डेवलपमेंट कर दी है जिससे कि वो सारे अवगत रहे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक नया रास्ता बनाना चाह रही है हरियाणा से हम गुजरात तक के लिए, और उसमें पहले एक रोड बनेगी, फिर एक रेलवे रूट होगा, और फिर कहीं पे होगा कि वहाँ से प्लेन से उसको उठा लेंगे। तो अगर ये कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जिसमें तीनों वेज को बनाना पड़े, रोड, रेलवे और प्लेन बाय एयर, ये ट्रांसपोर्ट करना पड़े, तो पहले आपस में मिनिस्ट्रीज़ को पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर रेलवे मिनिस्ट्री ने काम कंप्लीट कर दिया और रोड वाला काम कंप्लीट हुआ नहीं, तो हरियाणा से सामान आगे ही नहीं चल पाएगा। तो ऐसे कि आपस में तीनों मिनिस्ट्रीज़ आपस में कोऑर्डिनेट करके इस प्लान को जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करें, इसलिए एक योजना चलाई है पीएम गति शक्ति। यानी एक प्लेटफॉर्म हो गया जहां पर सारी मिनिस्ट्रीज ये चेक कर सकती है कि कौन सा प्रोजेक्ट कितनी डेवलपमेंट कर चुका है। ठीक है, तो पहले क्या था, एक था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जैसे बिल्डिंग्स बनाना, बंदरगाह बनाना, कुछ भी बनाना। तो इसके लिए 2019 में ये लॉन्च की गई थी। लगभग 110 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करी थी भारत सरकार इसमें। लेकिन सारे क्या था यहाँ पर, ये जो पैसा था ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ पे डिवाइड हो रहा था, और फिर मिनिस्ट्रीज़ अपने हिसाब से रोड बना रही थी, रेल बना रही थी, और प्लेन्स के लिए खर्चा कर रही थी। लेकिन आपस में उनका मिनिस्ट्रीज़ का कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो जिससे कि मिनिस्ट्रीज़ का आपस में कोऑर्डिनेशन हो, उसके लिए एक अम्ब्रेला प्रोग्राम चलाया गया, यानी जो कंज्यूम कर ले सारी मिनिस्ट्रीज़ को, जिसमें 16 मिनिस्ट्रीज़ आपस में कोऑर्डिनेट कर पाएगी और किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर पाएगी। तो इससे क्या होगा, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट जो इंडिया चाहता है 8% के करीब, वो हम अचीव कर पाएंगे। तो ये सारी बात थी। मेन बात ये थी कि लीड्स रिपोर्ट में गुजरात ने टॉप किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसको रिलीज़ करता है। अगली बात, पिछले लेक्चर में मैंने स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में बताया था, जिसकी पहली एडिशन 2016 में आई थी। कल मैंने आपको बता दिया था कि इंदौर एज अ सिटी इसको टॉप किया है, फिर सूरत और फिर विजयवाड़ा। ठीक है, तो ये तीनों सिटीज़ टॉप की है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में। इंदौर हर साल आता है, जैसे यहाँ पर गुजरात तीनों टाइम आया, ऐसे इंदौर हर साल आ रहा है लगभग। फिर एक और आया था इसमें, जो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स दिए गए, उसमें सबसे क्लीनेस्ट जो गंगा सिटी थी वो निकली है वाराणसी। वाराणसी वही जगह है जहाँ से पीएम मोदी अपनी एमपी की सीट से इलेक्शन लड़ते हैं। तो गंगा सिटी यानी जो गंगा के किनारे शहर हो और जो टॉप परफॉर्मर हो क्लीनलीनेस के हिसाब से, वो कौन है, वाराणसी। ठीक है भाई, अब बेस्ट स्टेट की बात करते हैं। ये तो हमारे थे शहर, जो शहर नंबर 1, 2 और 3 आए हैं। बेस्ट स्टेट कौन सी है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ स्टेट है जो बेस्ट परफॉर्मर है, जहाँ पर 100+ अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं। अर्बन लोकल बॉडीज़ क्या है भाई, जैसे आपके यहाँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, म्युनिसिपैलिटीज़ हो गया भाई, नगर निगम, नगर परिषद, ये है। तो जहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज़ 100 से ज़्यादा है, उन स्टेट की कैटेगरी में कौन टॉप आया है, छत्तीसगढ़। और जहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज़ 100 से कम है, उस स्टेट में सबसे क्लीन कौन आया है, झारखंड। तो ये दोनों पास में पड़ते हैं, छत्तीसगढ़ और झारखंड। देखा जाए तो हम ये सोचते हैं बिहार के आसपास लाई करते हैं, सबसे पिछड़े इलाके होंगे और सबसे गंदे इलाके होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखा जाए तो आज के टाइम में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, जो पहले हम बहुत पिछड़े सोचते थे, जहाँ पर नक्सलवाद बहुत ज़्यादा था, अब वो डेवलपमेंट में आगे आ रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हो आप, क्लीनलीनेस के हिसाब से, स्वच्छता के हिसाब से सबसे स्वच्छ स्टेट आई है छत्तीसगढ़, ना कि गुजरात, ना कि हरियाणा, ऐसा कुछ। और जो कम शहरों की मतलब कम अर्बन लोकल बॉडीज़ की कैटेगरी में है, वो है हमारे झारखंड। ठीक है भाई, और ये कल मैंने बता दिया था आपको, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इसको रिलीज़ करता है। कुछ एडिशनल पॉइंट थे इसलिए मैंने आपको बताया। अब क्या हुआ, नवंबर की शुरुआत में लगभग 12-13 नवंबर के करीब ख़त्म हुआ है क्या, ग्लासको है यूनाइटेड किंगडम के अंदर। तो वहाँ पर COP26 हुई, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26। तो पहले तो क्वेश्चन यही बन गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 कहाँ पर हुई, ग्लासको में। अब अगले जो नए क्वेश्चन है वो क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 और 28 कहाँ होने जा रही है। तो 27 है जो, वो होगी इजिप्ट में। अब इजिप्ट कहाँ पर लाई करता है भाई, अफ्रीका में। अगर आप अफ्रीका देखोगे तो सबसे ऊपर की साइड, राइट साइड में इजिप्ट लाई करेगा, और यूएई कहाँ पर लाई करता है, हमारा एशिया में। इसको वेस्ट एशिया का हिस्सा कहते हैं। तो जो 28वां सम्मेलन होगा वो यूएई में होगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, और जो 27वां है वो इजिप्ट में होगा। ये इतनी बातें याद ध्यान रखें। बाकी हमें देखना है इस साल क्या क्या हुआ, भारत ने क्या एग्रीमेंट्स किए। देखिए, भारत ने कुछ टारगेट्स दिए खुद को
कि हम नेट ज़ीरो एमिशन करेंगे बाय 2070। ये एज अ क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से साल तक भारत नेट ज़ीरो एमिशन अचीव करने के लिए भारत ने कमिटमेंट की है, तो 2070। बाकी और जगह देखोगे आप 2030 दिखेगा आपको सब कुछ। तो नेट ज़ीरो एमिशन क्या है कि जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रोड्यूस करेंगे, जितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज हम प्रोड्यूस करेंगे, उतनी ही हम ख़त्म कर देंगे। यानी एक साल के अंदर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमने रिलीज़ करी, उतनी ही हम कंज्यूम कर लेंगे बाय प्लांट्स और एनी अदर टेक्नोलॉजी। जैसे भी वो हम कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में नहीं बढ़ने देंगे, जिससे कि ज़्यादा टेम्परेचर ना बढ़े। ठीक है भाई। अगला क्या टारगेट दिया भारत ने कि 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? जिसमें तेल वगैरह आपका कोई यूज़ ना हो, जैसे कि सनलाइट हो गया। ठीक है, सनलाइट से जो एनर्जी बने रिन्यूएबल एनर्जी होगी। विंड एनर्जी, तो भारत ने टारगेट दिया कि हम 500 गीगावाट एनर्जी 2023 के आते आते रिन्यूएबल सोर्स से बनाएंगे, ना कि कोयले से या फिर आपके पेट्रोल डीजल से, ऐसा नहीं करेंगे। तीसरा क्या है, 2030 तक ही हम 50% जो भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी से मीट करेंगे। एक बात सिंपली आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने की बात की गई है कि अगर भारत में दिन में 100 यूनिट बिजली चाहिए, तो उसमें से 50 यूनिट बिजली हम कहाँ से बनाएंगे? रिन्यूएबल एनर्जी से, सनलाइट से, या फिर सोलर प्लांट लगा के कहीं पर भी 2030 तक भारत ये करेगा। फिर फोर्थ क्या है कि कार्बन एमिशन को कम करेंगे बाय 1 बिलियन टन। इतना कार्बन कम कर देंगे हम बाय 2030। और एक पांचवा है कि कार्बन इंटेंसिटी को, इन दोनों को पॉइंट को देखा जाए तो कार्बन की एमिशन को कम करेंगे, जिससे कि हमारी इकोनॉमी विदाउट कार्बन भी काम कर सके, यानी रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड कर सके। तो इन 5 पॉइंटों को ही मिला के कहा गया है क्या? पंच अमृत। तो यही 5 अमृत है जो पीएम मोदी ने यूनाइटेड नेशन में अनाउंस किया कि हम ये 5 चीज़ें फॉलो करने का ट्राई करेंगे। ठीक है भाई। तो मैंने चीज़ें कवर करने की कोशिश करी। सो आई होप यू लाइक इट। तो अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो और कमेंट में आंसर ज़रूर किया करो। थैंक यू।